जब 4 लड़कों ने मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर ली तो अचानक 5वां दोस्त भी आ गया, मगर वह जैसे ही मेरे कमरे में अंदर आया तो उसकी चीखें निकल पड़ी, क्योंकि मेरा नाम शशि है और मेरी उम्र 22 साल थी। हालात इंसान को यह सब करने को मजबूर कर देता है जिसके बारे में मैं कभी सोची भी नहीं। यूँ कहे कि कभी कभी जरूरत की ख्वाहिशें इंसान को खत्म कर देती है। 4 लड़कों ने मिलकर मुझे 1 लाख रुपए दिए और एक रात के लिए मुझे अपने खंडहर जैसी जंगली घर में ले गए। मैं 11 बजे से उस छोटे कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी और एक लड़के के बाद दूसरे लड़के ने मुझको नोच डाला। दर्द अपनी इंतहा पर था, ना ही मुझे कपड़ों का होश था, ना ही शरीर में उठने वाली दर्द का, लेकिन यह सब कुछ तो अपनी मर्जी से अपनाया था। 2 लड़कों ने मुझे बुरा हाल कर दिया था और 2 लड़कों ने मेरे साथ हवस पूरी करने वाले हैं। यह सोचकर ही मेरी आत्मा पूरी तरह कांप उठी, लेकिन मुझे पूरी खुशी से उसके साथ वक्त बिताना है। यह सब भारी कीमत के लिए कर रही थी, इसलिए पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। मैं 2 बहनों से छोटी थी, वह दोनों पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरी जिम्मेदारी और घर वालों की जरूरत करनी थी। आम हालात में किसी लड़के के लिए सोचना मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिस जगह पर खड़ी थी वहाँ मुझे यह फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वह सब सेहतमंद और नौजवान लड़के थे जिसकी ताकत के आगे कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवान ने ही लम्हों में मुझे काबू पाकर मुझे पूरी तरह हवस का निशाना बना लिया था। यह पहली दफा था जब किसी मर्द ने मुझे छुआ था। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर में चला आया। मैं एक गहरी सांस बाहर निकाली। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वह कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है मेरे पास, बाहर और भी दोस्त इंतजार में बैठे हैं। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू बह निकले। वह फौरन ही मेरे पास चला आया, मेरे आंसुओं को नजरअंदाज करता अपनी हवस पूरा करने लगा। मेरे तन में बर्दाश्त की शक्ति खत्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन वह उतना ही मुझ पर हावी होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मजा आ रहे हो। मैंने धक्का देने पर वह पहले से भी ज्यादा जोश में मेरे करीब आता, इसलिए मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से मुझ पर गुजरने वाली इस कयामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वह अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए। वह कहने लगा कि अगर ऐसा दोबारा मौका मिले तो मेरे साथ दोबारा वक्त गुजारने आएगा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने जिस्म पर डाली तो मैं कांप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान हद से ज्यादा मुझे जख्मी कर दिया था। जगह जगह उसके दांतों के निशान कर चुके थे और फिर बच्चे एक लड़के ने 1-1 घंटे मुझे अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों को मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया था, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी 1 रात खरीदी थी। वह तो अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे। यह 1 रात अपनी जिंदगी की काली घनी रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। मैं खुद से करवट बदलने की काबिल भी नहीं रही। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी और उन लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक और 5वां दोस्त भी आ गया है। मुझे इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती, इस बात का विरोध कर सकती। जैसे ही 5वां लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर चीखें निकल गई। उसकी चीखें क्यों निकली, वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। इस बात की सही तरीका से अंदाज मुझे उस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवान की एक बड़ी सी लाइन लगी होती है। ऐसे में मुझ जैसी लड़की की नौकरी कहाँ मिल सकती थी।
जिसके पास ना ही तजुर्बा था और ना ही कोई डिग्री, मगर नौकरी ढूंढना मेरी सबसे ज़रूरत बन चुकी थी, क्योंकि बाबा के स्वर्गवास ने हमारी कमर तोड़ दी थी। बाबा घर में अकेले ही कमाने वाले थे और हम 3 बहनें बिन ब्याही घर में मौजूद थी। मेरी बड़ी बहन पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी उसके बजाय मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने पर आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को आसान समझ रखी थी, लेकिन मुझे समझ आ गया कि बाबा कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं हमेशा ही बाबा से इस बात पर नाराज रहती थी कि वह हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। मेरी नाराजगी पर बाबा का चेहरा हमेशा उतर जाता। वह बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकार कर कहते, शशि बेटा तू फिक्र न कर, एक दिन तेरे भाग भी जाग उठेंगे। मुझे वह दिन अपनी किस्मत में आता नजर ही नहीं आता। और फिर बाबा ईश्वर को प्यारे हो गए। जब हमें पता चला कि बाबा हमारे बीच नहीं रहे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि बाबा हमारे लिए कितने अहम थे। जब तक वह हमारे सर पर मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नज़र और रोटी जैसी बुनियादी जरूरतों से हम वंचित नहीं थे। बाबा के निधन के बाद कुछ दिन तक तो पड़ोस वालों और खानदान वालों ने हमारी मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी अपने जिंदगी में बिजी हो गए। आज के दौर में कौन किसी का पेट पाल सकता है। मजबूरन मुझे भी नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा और मुझे समझ आ गया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली थी। हर कंपनी के आगे हजार हजार नौजवान पहले से ही खड़े होते। बहुत तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी ना मिली तो मेरी एक दोस्त के भाई के जरिए मुझे पिज्जा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। यह शहर के भीड़ भाड़ इलाके में बना हुआ था पिज्जा हाउस, जहां हर वक्त मर्दों की बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती थी। काले रंग का फिटिंगदार पेंट कोट मेरे हवाले कर दिया गया था, जिस पर पिज्जा हाउस का नाम लिखा था, और मुझे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया। उस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से काम थे जो मुझे पूरा करने थे। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कंधों पर फैले हुए हो। वह बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म बैग में डालकर वापस लौटी। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी मुझे वह नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत बड़ी ही मुश्किल काम था। बाबा की मौजूदगी में तो कभी बिना जरूरत घर से निकलने की नौबत भी नहीं आई थी, और पिज्जा हाउस में तो इतने सारे मर्दों के बीच इतने तंग कपड़े पहनकर खड़ा होना मेरे लिए एक बहुत ही घुटन भरा काम था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा ही लेती है। मैं वहाँ से वापस घर आई तो मेरी माँ दरवाजे पर ही परेशान सी खड़ी थी। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने माँ से कहा कि वह दरवाजे पर क्यों चली आई हो। माँ रोते हुए कहने लगी कि बेटा, बिजली के मीटर वाले आए थे, उन्होंने हमारा बिजली काट दी। माँ की बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बगैर बिजली के गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन पिछले 2 महीनों से हम बिल नहीं चुकता कर पाए थे और शायद इसलिए हमारी बिजली काट दी गई है। माँ के आंसू मेरे लिए फैसला को बहुत आसान कर दिया था। मैंने माँ को गले लगाया और उन्हें बताया कि मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई, वह कल से मुझे नौकरी पर जाना है। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, अब तू ही मेरा बाजू हो। माँ पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है। माँ से कह दिया कि एक बड़ी सी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिली है। मेरी नौकरी के वक्त दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक, और यह बात बड़ी मुश्किल से माँ को बताई थी। मेरी नौकरी का वक्त जानकर वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। यह कौन सी कंपनी है जहां दोपहर 3 बजे से बुलाया गया है। मैं झूठ कह दिया कि यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 24 घंटे चलती है। इस वक्त हमें पैसे की इतनी जरूरत थी। माँ सवाल करने के बजाय
मुझे तरक्की की ढेर सारी दुआएं दी और अगली दोपहर 2 बजे ही पिज्जा हाउस के लिए रवाना हो गई। मैंने अपना यूनिफॉर्म पिज्जा हाउस में बदली थी। मैनेजर ने मुझे पिज्जा हाउस के दरवाजे के करीब ही खड़ा करा दिया और कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम हर आते जाते को इज्जत से वेलकम करोगी। और साथ ही मुझे डांट कर कहा कि यह मुंह कैसा उठाकर आ गई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मेरे पास मेकअप की सामान नहीं थी। वहाँ मौजूद एक लड़की ने अपने मेकअप मुझे लगाई और वह तेजी से मेरे चेहरे पर हाथ चला रही थी। और उसके बाद जब मैं आईने में खुद को देखा तो हैरान रह गई। मुझे मालूम था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मेरा रंग भी बहुत साफ है। थोड़े ही मेकअप के बाद मैंने पूरी तरह निखर गई थी। जब वह लड़की कहने लगी कि यह लोग खूबसूरत देखकर ही तो यहाँ पर रखते हैं, वरना काम करने को भी बहुत लोग मिल जाते हैं। मैं जान गई थी कि यह नौकरी मुझे काबिलियत की वजह से नहीं मिली, बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का पहला दिन मेरे लिए बहुत भारी काम था। 3 बजे से दरवाजे पर खड़ी आने जाने मर्द और औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद बहुत कम आती थी, ज्यादा मर्द ही आ रहे थे। रात तक मेरी पैरों में बहुत दर्द हो रही थी और मुझे वापस बसों को धक्के खाते हुए घर पहुंचना था। 12 बजे के करीब में घर पहुंची थी। माँ मेरे इंतजार कर रही थी। माँ और हम खाना खाकर सो गए। अगले दिन मैं 2 बजे की करीब घर से निकल गई और आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था, बल्कि ऑर्डर लेने का भी काम दिया गया था। यह काम मुझे थोड़ा सा आसान लगा था, लेकिन कुछ ही देर में अंदाज हो गया कि यह काम बिल्कुल आसान नहीं था। मैं जिसके पास ऑर्डर लेने जाती, उनमें से अक्सर मर्द मुझे सर से पांव तक देखते और मुस्कुराते। इसके बदले में मुझे भी मुस्कुराहट जाहिर करनी पड़ती, क्योंकि यह मेरी नौकरी का नियम था। जानबूझकर ऑर्डर देने में काफ़ी वक्त लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर देते वक्त इस कदर करीब आ जाते कि मेरे सांस रुकने लगता। यह पिज्जा हाउस मुझ जैसी वेटर की वजह से ही चल रहा था। इस बात का मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि यहाँ आने वाले ज्यादातर मर्द लड़कियों की वजह से ही आते थे। दिन तेजी से गुजर रहे थे और मुझे यहाँ नौकरी करते महीना दिन हो गया था। उस दिन हफ्तों में काफी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्द की अजीब अजीब निगाहों, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और डबल मीनिंग शब्दों में बात करना। लेकिन उस नौकरी के सबसे खास यह बात थी कि तनख्वाह से हटकर 1 महीने में टिप के पैसे जमा हो गए थे। मैंने उस पैसों से बिजली का बिल पे किया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं पिज्जा हाउस की माहौल की आदी होती जा रही थी। 4 लड़के रोज शाम के वक्त पिज्जा हाउस आते और सबसे कोने वाले टेबल पर बैठ जाते। वहाँ टेबल मेरे हिस्से में थी और रोजाना मैं ही उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती। वह चारों 25 साल के नौजवान थे जो मुझे गहरी निगाहों से देखा करते थे। आज मैं उनके पास ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने हाँ कह दिया। उसने फौरन ही अपना कार्ड निकालकर मेरे आगे रखा और कहने लगा, तुम बहुत ही शरीफ लगती हो। अगर कभी भी किसी मदद की जरूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे मैंने यह कार्ड उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया। उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। रोज ही मैं ऑर्डर लेने जाती और उनमें से कोई ना कोई मुझसे कोई सवाल पूछ लेता। रोजाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हम थोड़े में फ्रेंडली से हो गए थे। दूसरा महीना भी झपकते ही गुजर गया था और फिर माँ एक दिन मुझे बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वह लोग जल्दी जल्दी शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो मैं घर खर्चा ही अपने कंधों पर उठाया था।
माँ कहने लगी कि तू अपनी कंपनी से लोन ले ले, इतनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपए मिल गया तो तेरी बहन की अच्छी से शादी हो जाएगी। मैं सोचने लगी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अगले दिन मैं नौकरी पर ही सारा वक्त परेशान रही और यह बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर ली। वह मुझसे कहने लगी, क्या है शशि, आज तुम बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही हो। मैंने उसे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी करनी है और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि इतना खर्च करने की क्या जरूरत है, सादगी से विदा कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई और मैंने माँ को यही सलाह दिया कि वह सादगी से बहन की विदाई कर दे। माँ कहने लगी कि लड़कों वाले ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमा दी है और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को विदा कर दिया तो उसके ससुराल वाले ने सारी जिंदगी बातें सुनाते रहेंगे। आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे मेहनत ना करनी पड़ती। माँ की बातों से मेरा दिल दुखी हो गया। फिर माँ को गले लगाकर कहने लगी, माँ मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। मैं खुद ही नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे कहाँ से मिलेंगे। मैं पिज्जा हाउस के मैनेजर से पैसे की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नजरों से उन्होंने मुझे देखा था, मैं खुद ही जमीन पर गिर गई। वह लड़के ने भी रोजाना पिज्जा हाउस में आते थे। मैं उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से कहने लगा कि क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है। उसकी बातें सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वह बार बार पूछने लगा कि मैं उसे अपनी परेशानी बताऊं। ना चाहते भी मैंने उसे अपना मसला बता दिया था, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयान कर सकूं। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह कहने लगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं। हमने आपको अपना कार्ड इसलिए दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो आप हमें बात कर ले। हैरत से उसके चेहरे देखने लगी। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह 4 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन उन चारों ने फौरन मुझे 1 लाख रुपए की ऑफर दे दी। मैं उसकी तरफ देख रही थी। वह कहने लगा कि 1 लाख रुपए देना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उनके कुछ काम आना होगा। उनकी बात सुनकर मैं ठिठक गई। उन लड़कों को मुझसे क्या काम हो सकती है, यह बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। मैं फौरन ही घबराकर कहने लगी, मैं एक शरीफ घराने से संबंध रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वह हंसकर कहने लगा कि हमने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना या ना करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन आज के दौर में 1 लाख रुपए कोई नहीं देता, चाहे वह कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों न हो। बात तो उनकी भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गिरवी रखकर लाख रुपया हासिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसे ही थकी हुई जब घर लौटकर आई तो मेरी माँ और बहन मेरे इंतजार में थी। माँ ने बताया कि दीदी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और वह दीदी के साथ छोटी को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इसी तरह एक खर्चे में दोनों शादियां हो जाएगी। छोटी के रिश्ते का सुनकर जहां मुझे खुशी हुई थी, वहीं 1 महीने का वक्त सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने एक नज़र अपनी दीदी के चेहरे पर डाली, जहां बहुत समय बाद खुशी की चमक नजर आ रही थी। मैं भी दीदी के ससुराल वालों से मिली। वह लोग वाकई बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन आज के दौर में शादी बगैर दहेज के कौन दुल्हन विदा करवाता है। वह भी इसी समाज के रहने वाले थे। मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने माँ से कह दिया कि आप शादी की तारीख पक्की कर दे, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मेरी बात सुनकर तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर वह लोग इस बात से बेखबर थे कि यह खुशी उन्हें मेरी आबरू की बर्बाद करके हासिल होने वाली थी। अगले दिन मैंने उन चारों लड़कों से हामी भर दी। वह मुस्कुराने लगे कि हम जानते थे कि तुम जरूर मान जाओगी। उन चारों ने एक रात के लिए मुझे
मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने माँ को बता दिया कि साल के आखिरी की वजह से कंपनी में बहुत ज्यादा काम है और मुझे एक रात कंपनी में ही गुजारना होगा। कंपनी ने मेरा लोन मंजूर कर लिया है, इसलिए मैं उनकी बात मानने पर मजबूर हूँ। लोन पास होने की बात सुनकर माँ इस तरह खुश हो गई थी, उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाजत भी दे दी और मैं पिज्जा हाउस से छुट्टी होने के बाद चारों लड़के के साथ चली गई। उन चारों ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब पांचवा लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि पूरा बिस्तर खून में भींगा पड़ा था और मैं अपनी जिंदगी की शायद आखिरी सांसें ले रही थी। उसने तुरंत ही मुझे अपने बाजुओं में उठाया और गाड़ी में डालकर एक छोटे से अस्पताल में ले आया, जहां शायद उसका कोई जानने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालात बहुत बेहतर हुई थी, लेकिन मेरा जख्मी तन मेरी बर्बादी की गवाह दे रहा था। वह लड़का उन चारों का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी और उसे मुझ पर रहम आ गया था, वरना शायद मैं उसी बिस्तर पर दम तोड़ जाती। मैंने माँ को फौरन फोन करके बता दिया कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं मिली है। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा उठाया था और उसके दोस्तों से वह लाख रुपए लेकर मुझे दे दिए थे। वह चारों बहुत ही अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे, जो चाहते तो बगैर मुझे बर्बाद किए मेरी मदद कर सकते थे। मेरे ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और रकम भी मेरे हाथ आ गई, लेकिन वह अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफर दी और यकीन दिलाया कि मैं यहाँ इज्जत से नौकरी कर सकूंगी। आज मेरी दोनों बहनें की शादी हो गई थी और मैं उस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी। एक बात मैं अच्छी तरह से जान गई थी कि आज के दौर में बगैर किसी के मतलब के मदद करने वाले लोगों की गिनती ना के बराबर है। हमेशा नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नजर से देखे, क्योंकि वह बहुत ही मजबूरी के हालात में अपने घरों से निकलती है, चाहे फिर वह तंग कपड़े पहनकर किसी पिज्जा हाउस के दरवाजे पर ही क्यों न खड़ी हो।